हेलो गुड मॉर्निंग सभी। कैसे हो आप सब भाई लोगों? और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आज 29 सितंबर को पेपर चल रहा है मॉर्निंग शिफ्ट में, फिर इवनिंग शिफ्ट में पेपर होगा। ध्यान रखना, हर पेपर से आपको अपडेट रखूँगा, ठीक है जी ना। और आज शाम को जो 10 बजे वाली क्लास रहेगी उसमें मैं आपको 30 सितंबर के लिए पेपर दूंगा, ठीक है। मॉडल पेपर 30 सितंबर का अच्छी तरीके से देखना, धमाकेदार पेपर होगा, बहुत शानदार वाला, ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। और लग जाओ बिल्कुल सीरियस होके, क्योंकि अब की बार जेएफ की जय करनी है, जेएफ निकालना है। चलो तो कंटिन्यू करते हैं जेएफ के लिए 75% प्लस के स्कोर के लिए, ठीक है। चलो, यदि विद्यार्थी स्वयं को किसी संप्रेषण स्रोत के निकट रखे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? स्रोत प्रभुत्व होगा, चयनात्मक अभिमुखीकरण होगा, नकारात्मक चयन होगा, निर्व्यक्तिक व्यवहार होगा। बताओ, बहुत गजब का क्वेश्चन है यार, जल्दी आंसर दो। देखो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी के अकॉर्डिंग क्या है भाई? बी के अकॉर्डिंग है यहाँ पर चयनात्मक अभिमुखीकरण। क्या होगा? चयनात्मक अभिमुखीकरण। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, यदि विद्यार्थी स्वयं को किसी संप्रेषण स्रोत के निकट रखे, ठीक है, यदि विद्यार्थी स्वयं को किसी संप्रेषण स्रोत के निकट रखे तो परिणाम स्वरूप चयनात्मक अभिमुखीकरण का प्रभाव पड़ेगा। एक संगठन में व्यक्ति का चयनात्मक नजरिया संचार में बाधा उत्पन्न करता है। यह सामान्य मान्यता है कि एक सफल संचार प्रक्रिया में संप्रेषक व प्राप्तकर्ता दोनों का खुला दिमाग होना अनिवार्य है। ध्यान रखना कि आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, संचार कर रहे हो, तो उसमें ज़रूरी है कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का जो दिमाग है वो बिल्कुल खुला होना चाहिए, ठीक है। उनकी सोचने की कैपेसिटी सही होना चाहिए। खुले का मतलब ये सोचने की कैपेसिटी। यदि व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के प्रति अधिक सजग रहेंगे, अर्थात संकीर्ण मानसिकता वाले होंगे, तो संचार प्रभावशाली नहीं हो सकेगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपना निजी स्वार्थ वाला है, खुले दिमाग का मतलब है थोड़ा सभी के बारे में ध्यान रखना, अपना एक निजी स्वार्थ के लिए स्पेशल फोकस नहीं करना। सपोज डैट आप और मैं अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए बातें करते हैं, जिसमें आप अपने स्वार्थ की बात कर रहे हो, मैं मेरे स्वार्थ की, देन कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट। आपको खुद को प्रूफ होगा ऐसा, ठीक है। और यदि हमारा स्वार्थ नहीं है फिर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो संचार और भी ज्यादा प्रभावशाली होगा। अभिकथन ए, कक्षागत संप्रेषण को विद्यार्थी द्वारा संदेश को स्पष्ट विसंकेतन कहा जाता है। कारण आर, अतिशयता में वृद्धि कर हम संप्रेषण की विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं। अभिकथन ए कारण आर दिया हुआ है, हर कोई आंसर दो भाई लोगों। क्या होगा आंसर? तो मैं बताता हूँ भाई लोगों। यहाँ पर देखो, ये टोटल 4 ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। सही ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। देखो यहाँ पर दोनों सही हैं, ठीक है जी। कक्षागत संप्रेषण को विद्यार्थी द्वारा संदेशों को स्पष्ट विसंकेतन करना, अतिशयता में वृद्धि कर हम संप्रेषण की विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दोनों बातें सही हैं। कक्षा में शिक्षकों की मुखाकृति द्वारा की गई अभिव्यक्ति में होने वाले क्षणिक परिवर्तन कहलाते हैं। और ध्यान रखना, आपको वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये सारे काम आपको खुद को करना है, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ये छोटे छोटे काम हैं जो आपको करने पड़ेंगे। कक्षा में शिक्षकों की मुखाकृति द्वारा की गई अभिव्यक्ति में होने वाले क्षणिक परिवर्तन कहलाते हैं सार्थक क्षणिक संचलन, सूचनात्मक क्षणिक संचलन, वृत्त क्षणिक संचलन और सूक्ष्म क्षणिक संचलन। चलो मैं बता देता हूँ आंसर भाई।
यहाँ पर होगा सूक्ष्म क्षणिक संचलन। हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं यहाँ पर भाई। कक्षा में शिक्षकों की मुखाकृति द्वारा अभिव्यक्ति में होने वाले क्षणिक परिवर्तन सूक्ष्म क्षणिक संचलन कहलाते हैं। ठीक है, कक्षा में शिक्षकों की मुखाकृति द्वारा अभिव्यक्ति में होने वाला क्षणिक परिवर्तन सूक्ष्म क्षणिक संचलन कहलाता है। क्रोध, भय, दुख, खुशी, आश्चर्य सूक्ष्म क्षणिक संचलन कहलाता है। ध्यान रखना, सूक्ष्म क्षणिक संचलन क्या कहलाता है? क्रोध है, कुछ टाइम के लिए आता है। भय, डर भी कुछ टाइम के लिए रहता है, हर बार थोड़ी ना डर बैठा रहता है। दुख भी कुछ टाइम के लिए आता है, फिर चला जाता है। खुशी भी कुछ टाइम के लिए होती है, चाहे कैसी भी खुशी हो, चाहे कैसा भी दुख हो, चाहे कैसा भी डर हो, सब थोड़े टाइम के लिए रहता है। आज से भी थोड़े टाइम के लिए रहता है। ओ तेरी, ये काम हो गया, ये लो बस आज से खत्म। ओ सो स्वीट, दुख खत्म। ओ वाह, वेरी नाइस, गजब हो गया, ये खुशी खत्म, बस। कक्षागत संप्रेषण की प्रक्रिया के सही विसंकेतन अनुक्रम की पहचान करो। कक्षागत संप्रेषण की प्रक्रिया के सही विसंकेतन अनुक्रम की पहचान कीजिए। अब लो भाई, शानदार वाला क्वेश्चन। मूल्यांकन, निर्वचन, इंद्रिया सन्निकर्ष, प्रतिपुष्टि, इंद्रिय सन्निकर्ष, निर्वचन, मूल्यांकन। इंद्रिय सन्निकर्ष, निर्वचन, मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि, निर्वचन, मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि, इंद्रिय सन्निकर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी के सभी। बहुत गजब का क्वेश्चन है, रियल बता रहा हूँ, इतना शानदार क्वेश्चन है, देखने लायक। मतलब क्वेश्चन को देखते ही मन भरने वाला क्वेश्चन है। ये कई बार नहीं कहते यार मेरा तो मन भर गया। तो यहाँ पर देखो, मैं बता देता हूँ। कक्षागत संप्रेषण की प्रक्रिया का सही विसंकेतन अनुक्रम में फर्स्ट ऑफ ऑल इंद्रिय सन्निकर्ष आएगा, उसके बाद निवर्चन आएगा, उसके बाद मूल्यांकन आएगा, उसके बाद प्रतिपुष्टि आएगा। ये क्रम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। हम इसका थोड़ा सा मिलान करते हैं। देखो यहाँ पर आप मिलान करोगे ना तो नहीं समझ में आएगा सही ढंग से। हम डायरेक्टली इसको आंसर की ओर चलते हैं, क्योंकि इतने तो इंटेलिजेंट हो आप, मेरे को विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर तो सही कर सकते थे। लाइफ इज द स्टोर ऑफ स्ट्रगल। ध्यान रखना भाई साहब, कोई ऐसे सोच रहा है ना कि यार मेरे समस्या हो रही है, मेरे को पढ़ने में दिक्कत आती है। हम लोगों की एक आदत होती है, छोटा सा दुख होता है तो बैठ के ज़ोर से रोने लग जाते हैं, थोड़ी सी खुशी होती है बैठ के ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। हम जो मीडियम क्लास की फैमिली के लोग होते हैं, और मोस्टली लोगों के साथ ये होता है, थोड़ा सा दुख होते ही हम ऐसे बैठ कर रोते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा दुख आ गया, और थोड़ी सी खुशी मिलते है ऐसे खुश होते हैं पता नहीं क्या ही मिल गया। रियलिटी है भाई लोगों, ध्यान में रखना। जिंदगी जीनी है, समस्याएं आएंगी, और फिर जिंदगी जीनी है तो उन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। समस्या कहीं भी आ सकती है, किसी भी सेक्टर में आ सकती है, कितनी भी बड़ी आ सकती है। ध्यान रखना। आप ये सोच रहे होंगे ना कि यार मेरी किस्मत खराब है, मेरा तो कितना पढ़ता हूँ मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मेरा वो नहीं होता, मेरा वो नहीं होता। ये केवल फोकट के रोने की बातें हैं। यदि आप में कुछ करने का जुनून है, यू कैन डू एवरीथिंग इन ईच फील्ड। यदि आप में कुछ करने का है तो आप किसी भी फील्ड में, प्रत्येक फील्ड में कुछ भी कर सकते हो। ध्यान रखना ये बात। आप में वो एक काबिलियत है, कुछ भी कर सकते हो आप। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जैसे लोग वो कर रहे हैं। हमारे जैसे ही लोग कर रहे हैं वो काम, तो हम क्यों नहीं कर सकते? राइट। हम जेआरएफ टॉप क्यों नहीं कर सकते? लोग कर रहे हैं भाई जेआरएफ टॉप, क्योंकि इसमें भी कोई टॉपर है, इसमें भी है जिसके 80% मार्क्स हैं, इसमें भी है कोई जिसको 100% एल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेक्चर खत्म, क्लास चालू। रैखिक संप्रेषण, बीच बीच में भाषण दे देता हूँ, मन कर जाता है। रैखिक संप्रेषण। कक्षा में शिक्षक एक संरचित विषय वस्तु प्रस्तुत करता है।
ठीक है। संरचित का मतलब होता है एक फिक्स। रेखिक संप्रेषण में क्या होता है कि कक्षा में शिक्षक एक फिक्स विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। भाई एक टॉपिक दे दिया, इसको याद कर लो भाई बच्चों। अंतःक्रियात्मक संप्रेषण, एक महाविद्यालय प्राचार्य अपने अभिकर्मियों की समस्या समझने हेतु उनकी बैठक बुलाता है। अंतःक्रियात्मक मतलब इंटरैक्टिव, इंटरफेस कर रहा है, मतलब अपनी अभिकर्मियों की समस्या को समझने हेतु क्या बुलाता है, बैठक बुला रहा है। वहां पर क्या करेगा, आपस में बातें करेगा, उनकी समस्याएं पूछेगा। बोल भाई तेरी क्या समस्या है, बोल क्या भाई तेरी क्या समस्या है, मतलब उनकी समस्याओं में क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। तो ध्यान रखना, इंटर एक्टिव इंटरफेयर। तो प्राचार्य अपने अभिकर्मियों की समस्या समझने हेतु उनकी बैठक बुलाता है। क्रियान्वित कार्य संप्रेषण, ये मैं पढ़ा चुका ये सारी चीज़ें। क्रियान्वित कार्य संप्रेषण सदस्यों को दिए गए विषयों पर चर्चा करने के लिए कहा जाता है। क्रियान्वित कार्य क्या क्या भाई, क्रियान्वयन किया जाता है। आप कोई भी टॉपिक का क्रियान्वयन कब करोगे, तब उसमें खुद जाके उसका अच्छी तरीके से क्या करोगे, अध्ययन करोगे आप। मैं बोल दिया कि आपको ये क्रियान्वयन करना है, इस टॉपिक का क्रियान्वयन करना है, आपको आपके गांव की समस्या का क्रियान्वयन करना है, तो आप क्या करोगे, उसका खुद जाकर अध्ययन करोगे। तो सदस्यों को दिए गए विषयों पर चर्चा करने के लिए कहा जाता है। यह था भाई, ध्यान रखना ये सारी बातें। अगला क्वेश्चन है, कक्षागत परिस्थिति में संप्रेषण करते समय निम्नलिखित में से कौन से उपागमों को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, पहला दृढ़ एवं अनुमानात्मक, दृढ़ एवं अनुरूपात्मक, तकनीकी एवं आधिपत्यकारी, निजी एवं अनुसरणकारी, तदनुभूति एवं प्रयोजनवादी। आंसर बताओ भाई, आंसर बताओ। बहुत गजब का क्वेश्चन है। आपको उसकी कसम जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो, यदि इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तो आपने, जिसको दिल से चाहते हो। मैं बता देता हूं भाई लोगों, आप लोगों की कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तदनुभूति प्रयोजनवादी, लेकिन इस कसम का आपको फर्क पड़ता है, मैं मानता हूं। क्या आएगा यहाँ पर, तदनुभूति प्रयोजनवादी। हम तदनुभूति के बारे में और प्रयोजनवादी के बारे में बता देते हैं आपको भाई, लो आ जाओ। कक्षागत परिस्थिति में संप्रेषण करते समय तदनुभूति एवं प्रयोजनवादी उपागम सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तदनुभूति उपागम के अंतर्गत हमारे विचार दूसरों के विचारों से मेल खाते हैं। तदनुभूति का मतलब होता है हम दोनों के विचार मेल खाते हैं, उसमें लोगों के विचार, प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के विचारों का मेल खाते हैं। हम कई बार नहीं सोचते। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब हम लड़कों के आधार पर दे रहा हूँ मैं, लड़कियों का भी ये होता है। जब हम किसी भी लड़की से हमारी फ्रेंडशिप होती है, एक दिन बात करते हैं, फिर हम बात स्टार्ट करते हैं, और क्या हाल है, कैसे हो आप, आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको कौन सा एक्टर पसंद है, आपको कौन सी मूवी पसंद है, आपको खाने में क्या पसंद है, आपको पीने में क्या पसंद है। फिर ओ यार, अपने तो सारे विचार मेल खा रहे हैं, अपने तो पसंद भी सेम है, अपने तो थॉट भी सेम है। क्योंकि वो बोलेगी मम्मी पापा का रेस्पेक्ट करना चाहिए, और मेरे को जब मम्मी पापा दुखी होते हैं तब अच्छा नहीं लगता, मेरे को बहुत बुरा लगता है। फिर हम सोचते हैं यार देख कितनी मस्त लड़की है, इसके और मेरे विचार पूरे पूरे एज इट इज मिल रहे हैं, पूरे पूरे बिल्कुल सेम मिल रहे हैं। तो भाई वो क्या है, तदनुभूतिक है। क्या है, तदनुभूतिक है। आगे, जिससे एक दूसरे के विचार भावनाओं को समझने में आसानी होती है, हम आसानी से समझ जाते हैं। प्रयोजनवादी उपागम के अंतर्गत हम उन्हीं बिंदुओं को महत्वता देते हैं जो कक्षा में उपयोगी हो, इस प्रकार तदनुभूति। प्रयोजनवादी का मतलब होता है प्रयोग, प्रयोग कर रहे हो आप, मतलब आपको केवल उन बिंदुओं पर ही फोकस करना है जो आपके काम का है, जो काम का नहीं है उसको आप छोड़ रहे हो। तो प्रयोजनवादी में क्या होता है, उन पॉइंटों पर ध्यान दिया जाता है जो आपके काम के हैं, उपयोगी हैं। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में पराभाषिक कहलाते हैं, दिए गए कुछ से अपना उत्तर चुनो। बताओ यहां पर कौन है जो संप्रेषण में पराभाषिक कहलाता है।
पराभाषिक, बताओ भाई, आंसर दिख गया आपको? चलो कोई ना, मैं खुद ही दिखा देता हूँ। ध्वनि और उतार चढ़ाव, आंतरिक शोर, बाह्य शोर, विरामों का उपयोग। तो देखो एक बात ध्यान रख लो, और वाणी दर एवं प्रबलता। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ भाई, मैंने क्या क्वेश्चन बोला था, पराभाषिक कहलाते हैं। पराभाषिक में आ जाओ भाई, पराभाषिक यहाँ पर ऑप्शन डी कहलाता है। डी में पहला, चौथा और पांचवा है, पहला, चौथा और पांचवा है। ध्वनि का उतार चढ़ाव पराभाषिक है, विरामों का उपयोग पराभाषिक है, वाणी दर एवं प्रबलता पराभाषिक है। पराभाषिक का मतलब होता है लैंग्वेज से रिलेटेड है भाई। भाषिक, पराभाषिक, भाषिक शब्द पैरा लैंग्वेज बोलते हैं उसको हम। पराभाषिक, भाषिक शब्द घुसा हुआ है यहाँ पर, मतलब भाषा से रिलेटेड है यहाँ पर। आंतरिक शोर, बाह्य शोर भाषा से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों हैं। कक्षागत अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभाविता को निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा? कक्षागत अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभाविता को निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा? शिक्षक का विषय संबंधित ज्ञान, शिक्षक की अकादमिक बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व संबंधित विशेषताएं, शिक्षण कार्य की क्रियान्विति के समय शिक्षक द्वारा वरीयता दी गई शैली, प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण उपकरण। इस क्वेश्चन का आंसर ठोक दो भाई, इतना गजब का क्वेश्चन है, आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। मैं ही बता देता हूँ भाई। देखो, कक्षागत अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभाविता को निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा? तो भाई वो प्रभावित करेगा आपका अपना ऑप्शन सी, आपका अपना शिक्षण कार्य की क्रियान्विति के समय शिक्षक द्वारा वरीयता दी गई शैली। देखो अनुदेशन, देखो अनुदेशन क्या होता है? अनुदेशन एक सौदेश्य मतलब उद्देश्य युक्त, क्रमबद्ध और नियंत्रित अनुभव होता है। अनुदेशन क्या होता है? एक उद्देश्य वाला, क्रमबद्ध और नियंत्रित अनुभव है जिसके माध्यम से विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सकता है। जब हम इन्हीं परिस्थितियों को कक्षा के संदर्भ में व्याख्यात करते हैं तो यह कक्षागत अनुदेशन कहलाता है। ठीक है, अनुदेशन का मतलब उद्देश्य, क्रमबद्ध और नियंत्रित, और इसके माध्यम से विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। और जब हम इन विशिष्ट लक्ष्य को क्लास में प्राप्त करते हैं, जैसे मेरे को 10 में से 10 नंबर लेके आना है, मेरे को 15 में से 15 नंबर लेके आना है, मेरे को एक भी पिटाई नहीं खानी, ये क्या है? कक्षागत अनुदेशन है। शिक्षण कार्य की क्रियान्विति के समय शिक्षक द्वारा दी गई वरीयता शैली कक्षागत अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभाविता के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। इस बात को छोड़ दो आप। अगला क्वेश्चन भाई, एक शिक्षक छात्रों के 6 समूह के गठन का निर्णय करता है और परिचर्चा एवं प्रतिवेदन के लिए प्रत्येक समूह को एक उप विषय सौंपता है। इस बारे में किस प्रकार का संप्रेषण प्रतिमान उसकी रणनीति का उत्कृष्ट ढंग से वर्णन करता है? रैखिक प्रतिमान, क्षैतिज प्रतिमान, अंतःक्रियात्मक प्रतिमान, क्रियान्वित परक प्रतिमान। आंसर दो भाई लोगों, जनता जवाब मांग रही है, दो। आंसर दो भाई। ऑप्शन डी, डी में क्या होगा यहाँ पर? क्रियान्वित परक प्रतिमान। क्या होगा? क्रियान्वित परक प्रतिमान। इसको ध्यान में रख लो, ये सारी बातें किससे संबंधित है? क्रियान्वित प्रतिमान से संबंधित है। थोड़ी सी दया मेहरबानी हो तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम की बात है, थोड़ा समझ जाओगे इसके बारे में। ठीक है, मैं आगे बता देता हूँ। हाँ, बात ये है, यहाँ पर तो कोई मतलब की बात नहीं है, उसी क्वेश्चन को लिख के आंसर लिख दिया यहाँ पर। आगे आ जाओ भाई।
प्रभावी आग्रही संप्रेषण जो लिखित या वाचिक रूप से में हो के लिए प्रभावी निर्धारक निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रभावी आग्रही संप्रेषण जो लिखित या वाचिक रूप में हो के लिए प्रभावी निर्धारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तुम संदेश वाला, हम संदेश वाला, वे संदेश वाला, मैं संदेश वाला। आंसर ठोक के मारो, खींच के मारो, आंसर सही आना चाहिए, वरना मैं तो बताऊंगा ही भाई, मैं तो हूँ ही बताने वाला। मैं बता देता हूँ भाई। देखो, मैं संदेश वाला प्रभावी आग्रही संप्रेषण जो लिखित या वाचिक रूप में हो के लिए प्रभावी निर्धारक है। ठीक है, किस जो मैं संदेश है ना, मैं संदेश वाला, मैं संदेश वाला प्रभावी आग्रही संप्रेषण है जो लिखित या वाचिक रूप में हो के लिए प्रभावी निर्धारक निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप लोग, समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यू आर सो इंटेलिजेंट। और मेरी प्यारी प्यारी डॉक्टरों की टीम सपोर्ट करो मेरे को, रियल बता रहा हूँ। वही किसने कहा था, देखो रामायण महाभारत का नॉलेज कम है, लेकिन वो कहा था ना एक बार बीच में रामायण में, बता देना उसका नाम मेरे को, उनका नाम, सॉरी रेस्पेक्ट कर लेता हूँ मैं, उनका नाम रेस्पेक्ट करना अधिकार है। तो उन्होंने कहा था कि बेटा ये जो मेरी, उन्होंने श्राप दिया था कि बेटा ये जो मेरी शिक्षा है ना वो आपको कर्ण कर्ण को दिया गया था। ये जब वो उसको अर्जुन वो बाण चलाता है सब कुछ भूल जाता है, उसको कहा गया था कि बेटा जब ये मेरी शिक्षा है ना वो एंड वक्त पर तेरे काम नहीं आएगी। तो यदि आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हो तो ये आपको एंड वक्त पर काम नहीं आने वाली। तो इसलिए अभी धड़ाधड़ शेयर सब्सक्राइब करो। आपने सुना होगा बहुत सारी बार, पर्चे देखे होंगे, स्पेशली गांव में, सिटी में भी होता है ये, कि एक आदमी था वो खड्डा खोद रहा था, उसको अचानक शिव भगवान प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि बेटा इस पर्चे को तू 5 लोगों को फॉरवर्ड कर, तेरे को ये खुशी मिलेगी, 10 को फॉरवर्ड कर, तेरे को ये खुशी मिलेगी, 100 को फॉरवर्ड कर, तेरे को ये खुशी मिलेगी। ठीक है, और जो फॉरवर्ड नहीं करेगा उसको ये, फिर नीचे एग्जाम्पल देते हैं, उस गांव के उस व्यक्ति ने इसको इतनी बार फॉरवर्ड किया तो उसको शाम को बेटा प्राप्त हो गया। उसने इतने लोगों को इतनी बार फॉरवर्ड किया, उसको 1 किलो सोना मिल गया। साले डायलॉग भी सही ढंग के नहीं देते। उसने 1000 बच्चों लोगों को शेयर किया, उसको शाम को बच्चा हो गया। कहाँ से होगा बच्चा? तो ये है सारी फोकट की बातें। किस संप्रेषण प्रतिमान में शोर को महत्वपूर्ण चर के रूप में परिवर्तित किया जाता है? संप्रेषण का प्रतिभागितापरक प्रतिमान, संप्रेषण का आग्रही प्रतिमान, संप्रेषण का उदग्र प्रतिमान, संप्रेषण का क्रियान्वित परक प्रतिमान। आंसर दे दो भाई लोगों, बस केवल आंसर चाहिए मेरे को, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। ठीक है जी, मैं बता देता हूँ जी भाई। यहाँ पर होगा संप्रेषण का क्रियान्वित परक प्रतिमान। किसी संप्रेषण प्रतिमान में शोर को महत्वपूर्ण चर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। संप्रेषण का क्रियान्वित परक प्रतिमान। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, चश्मा लगा के देख लेना। निम्नलिखित में से कौन से निगमनात्मक तर्क का उदाहरण है? पढ़ लिया ना क्वेश्चन, निगमनात्मक तर्क का इंडिडक्टिव मेथड। कल की परीक्षा में किसी को एक ग्रेड नहीं मिला, जति कल स्कूल में नहीं था, जतिन आज परीक्षा देगा और एक ग्रेड प्राप्त करेगा। मेरे बुक केस की ऊपर सेल्फ में 24 और निचले सेल्फ में 14 सीडी हैं। मेरे बुक केस में कोई और सीडी नहीं है, इसलिए मेरे बुक केस में 38 सीडियाँ हैं। ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आपको 16 वर्ष का होना चाहिए, अभी कल 16 वर्ष का हो जाएगा। अब अभी एक कार खरीद सकता है। सभी मनुष्य विश्व शांति के पक्ष में हैं, आतंकवादी विश्व शांति की परवाह नहीं करते, आतंकवादी विनाश करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ठोक दो सबके सब, 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। और ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को गलत बता रहे हो समझो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, क्योंकि डिडक्टिव इंडिडक्टिव मेथड मैंने बहुत गजब तरीके से पढ़ा दिया आपको। मैंने पूरी PDF भी दे दी आपको, और उसमें ये क्वेश्चन भी शामिल था। अभी भी गलत आंसर दे रहे हो, डायरेक्टली मेरी नहीं अपने चाहने वाले की बेइज्जती कर रहे हो आप। ठीक है जी, तो भाई लोगों
देखो मैं बताता हूँ, निगमनात्मक तर्क में क्या होता है। पहली बात, निगमनात्मक तर्क पूर्ण रूप से आधार वाक्यों से निकलता है। जो निष्कर्ष होता है वो पूर्ण रूप से आधार वाक्यों से निकलता है। निष्कर्ष पूर्ण रूप से आधार वाक्यों पर आधारित होता है। निष्कर्ष आधार वाक्यों से व्यापक नहीं हो सकता। निष्कर्ष आधार वाक्यों से व्यापक नहीं हो सकता। ये 3 बातें। अब देखो भाई, पहली गलत, ठीक है, ये गलत, ये गलत। अब मैं यहां पर बताता हूं इसको। मेरे बुक केस के ऊपरी शेल्फ में 24, निचले शेल्फ में 14 सीडी हैं। तो ये क्या हो गए, 2 आधार वाक्य हो गए। मेरे बुक केस में कोई और सीडी नहीं है, ठीक है, ये भी आधार वाक्य हो गया। इसलिए ये निष्कर्ष हो गया, मेरे बुक केस में 38 सीढ़ियाँ हैं। 14 और 24 कितने होते हैं, 38 होता है। आधार वाक्य थे, निष्कर्ष निकल गया। इतना बड़ा आधार वाक्य था, निष्कर्ष इतना निकला है। व्यापक का मतलब ये नहीं अक्षरों का क्रम, अक्षरों के बेस पर भी देख सकते हो आप, उसका मीनिंग भी देख सकते हो। यहाँ पर 48 होता तो व्यापक होता अर्थ। यहाँ पर यदि निष्कर्ष में मैं 48 सीढ़ी की बात करता तो व्यापक अर्थ होता। अब बिल्कुल आधार वाक्यों से निकल रहा है, क्योंकि 14 सीढ़ी और 24 सीढ़ी दोनों को जोड़ा, निष्कर्ष निकाल दिया 38। कतिपय विमान चालक दल में श्री अरिजीत, श्री भवेश, श्री चिराग पायलट, सह पायलट और फ्लाइट इंजीनियर हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि यह किसी क्रम में हो। निम्नलिखित कथन इन दोनों के लिए सही हैं। सह पायलट अकेली संतान है और सबसे कम कमाता है। चिराग की शादी भवेश की बहन से हुई, वह पायलट से अधिक कमाता है। यह पायलटर कौन है? भाई बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं देने वाले समझो मेरी और क्वेश्चन दोनों की बेइज्जती कर रहे हैं। यहाँ पर होगा भाई, देखो ऑप्शन डी। यहाँ पर कोई वो नहीं है, केवल समझने का क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लो अभी, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको सोल्व करो, और तब तक लगे रहो इसको जब तक आपका आंसर अजीत ना आ जाए, ठीक है, तब तक लगे रहो आप। चाहे सुबह हो जाए, चाहे शाम हो जाए, चाहे रात आ जाए, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात, कितने दिन महीने बीत जाएं, इस क्वेश्चन का आंसर करके ही बैठो। और मैं बोलता हूं भाई, प्यार करो तो सक्सेस से करो, सफलता से प्यार करो, असफलता से नहीं, किसी लड़की से नहीं, किसी लड़के से नहीं। प्यार करो तो केवल और केवल सक्सेस से करो, सफलता से करो, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। वो आपका पूरा लाइफ साथ रहेगी। वो लड़की और वो लड़का कभी भी पूरी लाइफ साथ नहीं रहेंगे आपके। ध्यान रखो एक डायलॉग, इश्क और मोहब्बत केवल बेरोजगारी के टाइम की जाती हैं, नौकरी के लगते तो डायरेक्ट शादी होती है। ये बात ध्यान रखना आप। इश्क, प्यार, मोहब्बत केवल बेरोजगारी के टाइम किए जाते हैं। जैसे रोजगार मिलता है तुरंत शादी हो जाती है, ठीक है जी। तो आप सोच सकते हो ये प्यार मोहब्बत कहाँ तक लिमिटेड है। तो प्यार करो तो सक्सेस से करो, अपने मम्मी पापा से करो, अपने बहन से करो, अपने भाई से करो। सबसे मेन प्यार करो जैरब से। अब जैरब से प्यार करो, दिल से लगा के। सपनों में देखो कि मेरी बाजू के ऊपर जैरब होगा, उसको मैं टाइट पकड़ूंगा। मतलब ख्वाबों में, ख्यालों में, सपनों में केवल जैरब। निम्नलिखित में से कौन कक्षा क्रियान्वित में कु संप्रेषण का एक सशक्त संसूचक है? विषय के प्रति प्रासंगिक प्रश्नों की जड़ी, छात्रों द्वारा स्वदेशीय पर अप्रतिभागी संचलन, विषय के प्रति अप्रासंगिक प्रश्नों की झंडी, और अधिकांश छात्रों का उबासी लेना। भाई इसका तो दे देना आंसर यार, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सभी को सब्सक्राइब करना है, सभी को लाइक करना है, सभी को शेयर करना है। मैं बताता हूँ भाई, सिट 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 जल्दबाजी में क्या हो जाता है भाई। यहाँ पर होगा विषय के प्रति अप्रासंगिक प्रश्नों की जड़ी, ठीक है। सिट क्या हो रहा है ये आज, बार बार उसी के ऊपर क्यों दबा रहा हूँ। ओ सिट, हाँ देखो, विषय के प्रति अप्रासंगिक प्रश्नों की झंडी जड़ी कक्षा की
क्रियान्वित में कुपोषण का एक सशक्त संसूचक है। यदि कक्षा में विषय से हटकर अप्रासंगिक वार्तालाप होगा तो निश्चित ही कक्षागत संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा, छात्र कक्षा में रुचि नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है भाई। कक्षागत संप्रेषण में सादृश्य का क्या समझा जाता है? कक्षागत संप्रेषण में सादृश्य को क्या समझा जाता है? समर्थक साक्ष्य, अवांछित सूचना, नियंत्रण उपकरण, ध्यान भंग करने वाला। आंसर बता दो भाई लोगों, थोड़ी सी मेहरबानी करके, थोड़ी सी दया करके। कक्षागत संप्रेषण में सादृश्य का को क्या समझा जाता है? समर्थक साक्ष्य, अवांछित सूचना, नियंत्रण उपकरण, ध्यान भंग करने वाला। सिंपल सी बात है भाई। देखो, कक्षागत संप्रेषण में सादृश्य को क्या समझा जाता है? समर्थक साक्ष्य। क्या? समर्थक साक्ष्य। अब सादृश्य का मतलब नहीं पता होगा आपको कि सर ये सादृश्य क्या आ गया। देखो आगे, देखो भाई, कक्षागत संप्रेषण में सादृश्य को समर्थक साक्ष्य कहा जाता है। सादृश्यता के अंतर्गत हम एक दृष्टांत से दूसरे दृष्टांत में संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, सादृश्यता का मतलब क्या होता है? हम दो फैक्टरों में, दो तथ्यों में, दो दृष्टांतों में संबंध स्थापित करते हैं। कक्षागत संप्रेषण के अंतर्गत सादृश्यता के माध्यम से अनेक समर्थक साक्ष्यों के द्वारा संप्रेषण को प्रभावी बनाया जाता है। सारी बातें ध्यान रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए, संप्रेषक और संप्रेषी के बीच प्रभावी संप्रेषण के लिए समानुभूति अनिवार्य है। समानुभूति शिक्षक और छात्र के बीच कड़ी है। बताओ। ऑप्शन वही हैं 4, कहीं नहीं जाने वाले। पहला दूसरा सही व्याख्या कर रहा है, पहला दूसरा सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही आर गलत, आर गलत ए सही। अब तो दे दो आंसर भाई लोगों। यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, पहली भी दूसरी भी। संप्रेषक और संप्रेषी के बीच प्रभावी संप्रेषण के लिए समानुभूति अनिवार्य है। समानुभूति शिक्षक और छात्र के बीच की कड़ी है। कंप्यूटर आधारित भाषा अधिगम को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर आधारित भाषा अधिगम को क्या कहा जाता है? युक्ति चालित अधिगम, संप्रेषणात्मक कॉल, भाषागत तर्क, इलेक्ट्रॉनिक मध्यस्थता। कितना गजब का क्वेश्चन है यार, कितना मस्त, कितना शानदार क्वेश्चन है। वाह, दिल को टच करने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, यहाँ पर क्या होगा? संप्रेषणात्मक कॉल। ठीक है, कंप्यूटर आधारित भाषा अधिगम को क्या कहते हैं? संप्रेषणात्मक कॉल। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव कॉल। कंप्यूटर आधारित भाषा अधिगम को संप्रेषणात्मक कॉल कहा जाता है। कॉल अंग्रेजी में कंप्यूटर एसिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग का संक्षिप्त रूप है। कॉल की फुल फॉर्म याद कर लेना भाई। हम जो बार बार करते हैं, मेरे को कॉल करना, मैं तेरे को कॉल कर रही हूँ, मैं तेरे को कॉल कर रहा हूँ, प्लीज़ 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको कॉल करता हूँ। ये शब्द है ना कॉल, इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एसिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। कंप्यूटर एसिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है जी, देखते हैं अभी कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं भाई। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, बहुत सारा कंटेंट लेके आता हूँ मैं पढ़ाने के लिए आपको। चलो, ये 2 क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ही होगा। फिर स्पर्श संप्रेषण विज्ञान शब्द का अर्थ है। स्पर्श संप्रेषण विज्ञान शब्द का अर्थ है स्थानिक संप्रेषण, यथा समय संप्रेषण, बाधित संप्रेषण, स्पर्शनीय संप्रेषण। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, स्पर्श संप्रेषण विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? स्पर्शनीय संप्रेषण। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तैयार किया है प्रतीकात्मक अभिमत का समाज, उपभोग चीज़ों का समाज, नकारात्मक समाज, नेटवर्किंग जन्य समाज। जवाब दे दो भाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तैयार किया है, तो भाई उसने तैयार क्या कर दिया? नेटवर्किंग जन्य समाज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तैयार किया है नेटवर्किंग जन्य समाज। ठीक है, तो ध्यान रखना सभी को अच्छी तरीके से। थैंक्स देखने के लिए, बाय देखने के लिए। और भाई लोगों, अब सीरियस होकर तैयारी करो, जेआरएफ निकालना है, कुछ मेरा भी ध्यान दो। अब चैनल को ना शेयर कर रहे ना सब्सक्राइबर बढ़वा रहे, शर्म करो कुछ यार, इतने दिन से पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा तो काम कर सकते हो ना।
यदि आप 10-10 सब्सक्राइबर बढ़वाओ तो मेरा भी भला हो जाए, मैं आपको बहुत सारी दुआएं दूं। एक कहावत बोलते हैं ना, दवा से बड़ी दुआ होती है। लेकिन ध्यान रहे, मेरी सदा दुआ सदा आपके साथ है, केवल मैं बीच बीच में मजाक कर लेता हूँ। बाकी आई एम ऑलवेज विद यू, मेंटली एंड फिजिकली। फिजिकली मैं आपको दे रहा हूँ पूरा अच्छी तरीके से, कितना कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, कितना पढ़ा रहा हूँ। मेंटली मैं दुआ भी कर रहा हूँ भगवान से कि भगवान आपको बहुत ही बेस्ट स्कोर करवाए, बहुत ही अच्छा स्कोर हो आपका, आप 100% सक्सेस हो, JRF हो आपकी बार आपका, और बहुत ज़्यादा स्कोर हो। ठीक है, तो थैंक्स देखने के लिए सभी को, बाय मेरे साथियों। तो ये तो प्रॉब्लम है ही भाई मेरे।